हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। आज हम लोग एनडीए की फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। इसके पहले हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। क्या बोलते हैं इसे? ऊष्मीय साम्य या साम्यावस्था। इसको देखने के लिए आपने जो पहले पढ़ा हुआ है एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, उसको भी समझना जरूरी है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आपने क्या पढ़ा था कि कोई जो आपका क्या है, कोई भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में कब आती है? जब उस पर लगने वाले सभी बल क्या हों? शून्य हों। और आपने क्या पढ़ा था? जब उस पर लगने वाले सभी बल आघूर्ण क्या हों? शून्य हो। मतलब ना तो कोई बल कार्य करे जिससे कि रैखिक उसका मोशन हो सके, लीनियर मोशन हो सके, ना कोई बल आघूर्ण टॉर्क काम करे जिससे उसका रोटेशनल मोशन हो सके। तो ना तो वो चलेगा ना तो वो घूमेगा। तो क्या है, वो अपनी जगह पर साम्यावस्था में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम लोग का देखना ये रहता है कि बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं, किसी भी बॉडी के थर्मल पैरामीटर्स जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और भी आप ले सकते हैं एन, क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हो गए आपके, ये सब क्या रहें? कांस्टेंट रहें। और इनमें से जो मेजर अपने पास जो चीज़ आएगी, जो ये डिसाइड करेगी मोस्टली केसेस में कि थर्मल इक्विलिब्रियम है या नहीं, वो क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ये कब की बात है? जब कोई एक बॉडी है, किसी एक बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपने कह दिया कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन वास्तव में कभी एक बॉडी होती नहीं है, बॉडी हमेशा दो होती हैं। अगर वो कोई एक बॉडी है तो वो सराउंडिंग के साथ किस में होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब जो सराउंडिंग है, यानी कि वातावरण जो है, जैसे कमरे में हमने कहा ये मार्कर रखा है, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये मार्कर अकेला नहीं है। किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में? इस कमरे के तापमान के साथ या कमरे के वातावरण के साथ। तो या तो सराउंडिंग के साथ या एक कोई दूसरी बॉडी इसके कांटेक्ट में रखी हो। ठीक है ना? तो हम लोग को यही पढ़ना है कि जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। क्लियर है? तो मैं इसको मिटा रहा हूं और हम लोग को क्या देखना है कि दो बॉडी जब हैं तब थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे आने वाला है। चलिए, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। इनके बीच में एक दीवार लगाई हमने, एक दीवार लगाई जो कि कैसी दीवार है? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब ये है कि हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये जो बाहरी दीवारें हैं सारी की सारी, इस पर हमने जो कोटिंग लगाई हुई है वो कौन सी है? नॉन कंडक्टिंग वॉल या नॉन कंडक्टिंग लेयर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब कि जो अंदर की हीट या अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर ना जाए। अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB है, और हमने कह दिया कि TA इज ग्रेटर देन TB है। मतलब इस वाले का टेम्परेचर इस वाले से ज़्यादा है। तो आप जानते हैं कि हीट जो फ्लो करती है वो कहाँ से फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगी, तो यानी कि कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ। कब तक फ्लो करती है? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। मतलब दूसरी कंडीशन क्या आने वाली है? ये आपका TA है, ये आपका TB है, ठीक है ना? और ये वैसी ही वॉल है, कैसी? नॉन कंडक्टिंग। तो अब क्या हो चुका है? अब TA बराबर TB हो चुका है। जैसे मान लीजिए इसका 100 था, इसका 20 था,
इसका 100 था, इसका 20 था, तो यहाँ से हीट फ्लो करना शुरू करेगी। कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का क्या ना हो जाए, बराबर बराबर ना हो जाए। तो TA बराबर क्या आ गया? TB आ गया। तो हम कह सकते हैं नाउ A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर दो बॉडी ऐसी रखी हुई हैं कि जिनका टेम्परेचर क्या है, आपस में बराबर है और कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आपस में वो किसमें हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है ना। तो आपको ये, हम लोग को जो ज़्यादा मेजर केस पढ़ने हैं वो इसी चीज़ के पढ़ने हैं कि टेम्परेचर बराबर है तो थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब इसी से रिलेटेड एक हमारे पास आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए उसको भी देखते हैं, वो भी इसी इक्विलिब्रियम के बारे में ही बताता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मा गतिकी। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि दो कोई बॉडी ले लीजिए, दो कोई बॉडी ले लीजिए। चलिए एक मैंने ये बॉडी ऐसे ली है और एक बॉडी ये है, ठीक है। ये है आपकी एक बॉडी A, ये है एक बॉडी B। इनके बीच वाली जो अब वॉल है ये कैसी है? इंसुलेटिंग वॉल, नॉन कंडक्टिंग वॉल। इनकी साइड की बाउंड्री कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। अब यहाँ पर हमने एक कंडक्टिंग वॉल बनाई हुई है, एक कंडक्टिंग वॉल बनाई हुई है, और इस कंडक्टिंग वॉल के ऊपर हमने एक दूसरा सब्सटेंस रखा हुआ है C। अब आप अगर आप ध्यान से देखें, इसका टेम्परेचर कितना है? TA, इसका टेम्परेचर TB और इसका टेम्परेचर TC। देखिए A और B के बीच में टेम्परेचर का फ्लो नहीं हो सकता, हीट का फ्लो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन दोनों की जो बीच की दीवार है वो कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है। लेकिन जरा A और C को देखिए, A और C के जो बीच की दीवार है, ये जो पोर्शन है ये कैसा है? कंडक्टिंग है। तो A और C के बीच में हीट का फ्लो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो A और C के बीच में हीट का फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ होगा? हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। किसी का भी टेम्परेचर हायर, किसी का भी लो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कब तक होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, यानी कि दोनों किस में ना आ जाए? थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? TA बराबर TC हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? ये जो C है ये B के साथ भी किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके बीच की दीवार भी कैसी है? कंडक्टिंग है। यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? हीट का फ्लो होगा। तो कुछ समय बाद TB बराबर भी क्या हो जाएगा? TC हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं और कह सकते हैं कि TA बराबर क्या है? TB। ये क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या इसका कहने का मतलब है कि यदि दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो वो दोनों बॉडी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती हैं, ठीक है ना। क्या है फिर से समझिए। यदि कोई दो बॉडी, कौन सी दो बॉडी हैं? A और B, किसी तीसरी बॉडी C के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो दोनों बॉडी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी। क्या है? If A is in thermal equilibrium with C and B is in thermal equilibrium with C, then A and B will also be in thermal equilibrium। ये क्या है आपका? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखिए हमें टोटल एनर्जी देखनी हो,
किसकी टोटल एनर्जी किसी भी गैस की, तो देखिए क्या क्या एनर्जी हो सकती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी जो आप जानते हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जो आप जानते हैं, एक एनर्जी जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा वो होती है इंटरनल एनर्जी, IE। क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आती है? ड्यू टू मोशन। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आएगी? ड्यू टू फील्ड। कोई भी फील्ड हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो सकती है। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी होगी क्लास 12th में। और ये इंटरनल एनर्जी, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई गैस का कंटेनर है, अब इसमें गैस भरी हुई है। अब ये कंटेनर अगर मूव करेगा v वेलोसिटी से तो इसके पार्टिकल भी क्या करेंगे? मूव ही करेंगे। तो इसके पास कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। अब मान लीजिए आपने इसको h हाइट पर रख दिया है, ठीक है ना, तो इसके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी भी देखिए 3 तरीके की है। इंटरनल एनर्जी भी 3 तरीके की है। कैसी इंटरनल एनर्जी है? पहली बात तो ये इंटरनल एनर्जी जो है वो हर मॉलिक्यूल की अपनी पर्सनल एनर्जी है। जैसे एक होता है ना कि आपकी ये पर्सनल सेविंग्स, इंटरनल एनर्जी क्या है? आपकी पर्सनल सेविंग्स जो आपने खुद बचाया, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर, ये अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, ज़रूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आप उसको छुपा के रखे हुए हैं। क्या है ये? मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी। ये भी 3 तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और तीसरी होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी कब आती है? जब हाई टेम्परेचर हो, और इतने हाई टेम्परेचर को हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग जो देखेंगे वो किसको देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे, ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी को। अब उसमें भी हम एजम्पशन लेंगे कि हमने एजम्पशन लिया कि भैया हमारी गैस जो है वो आइडियल गैस है। कहाँ पर है? रेस्ट पर है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी तुमने 0 कर दी। और कहाँ पर है? एट नो फील्ड। तो आपने ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कर दी? 0 कर दी। पोटेंशियल एनर्जी भी आपने 0 कर दी, ठीक है ना। अब देखिए होने क्या वाला है, क्या होगा? यानी कि जो टोटल एनर्जी है अब आपकी वो क्या आ जाएगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। टोटल एनर्जी किसके बराबर आई? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहाँ से हम ये कहने वाले हैं, देखिए काइनेटिक को 0, पोटेंशियल को 0, तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर आएगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब ये है इसका कि घर वालों ने आपकी पॉकेट मनी बंद कर दी। घर वालों ने आपकी पॉकेट मनी बंद कर दी, तो जो भी आपके पास अब पैसा रुपया है वो क्या है? आपका खुद का है, जो आपने बचा के रखा था। अब आपको उसी को यूज करना है। क्लियर है ना? बाहरी सोर्स से जो आ रहा था, जो एनर्जी बाहर से मिल रही थी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, वो सब खत्म। अब केवल क्या है आपके पास? इंटरनल एनर्जी है, जो आपकी खुद की अंदर की है। क्लियर है? ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत आपको जानते रहना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी पढ़ा दूंगा, लेकिन बिना इसको जाने आप आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, इनको आपको जानना रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग को पढ़ना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से। इसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता की कोटि। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि कोई मॉलिक्यूल जितनी डायरेक्शंस में मोशन करने के लिए क्या होता है? फ्री होता है, वही क्या होती है? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये पहले हम लोग देखेंगे किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिसको भी आपको देखना हो कोई एक ले लीजिए। अब ये मोनोटॉमिक है तो इसका कोई एक एटम ले लीजिए, ये है। अब अगर आपने इसको एनर्जी दी, जो इसकी एनर्जी होगी, तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है? ये स्वतंत्र है। अब हो सकता है कि ये एक्स में चला जाए, हो सकता है ये वाई में चला जाए, हो सकता है ये जेड में चला जाए,
ठीक है। और ये कहीं जा सकता है और ये कुछ कर सकता है, हाँ ये बिल्कुल कर सकता है। ये एक मोशन और कर सकता है, कौन सा मोशन होगा वो, रोटेशनल मोशन। लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के रोटेशनल। अब देखिए आई बराबर यहाँ पर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। मोनोटॉमिक के केस में, इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक, ये जो आर है ये क्या होता है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। अरे भाई देखो, ये अपनी एक्सिस पे घूमेगा, अपनी एक्सिस पे घूमेगा तो ये सिंगल पहले से है, और ये डिस्टेंस जो है ये आर, ये कितनी कम हो जाएगी, एक्सिस से बहुत ही छोटी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या मान लेते हैं, जीरो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो तो कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो यानी कि जो इसकी टोटल एनर्जी है ई टोटल, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। कोई रोटेशनल एनर्जी का टर्म नहीं आने वाला है। तो ये कितनी दिशाओं में घूमने के लिए स्वतंत्र है, जाने के लिए स्वतंत्र है, 3 दिशाओं में। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल एनर्जी क्या है आपकी, काइनेटिक एनर्जी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए कितनी आ गई, 3। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। F बराबर 3 किसके लिए, मोनोटॉमिक के लिए। अच्छा अगर डाई एटॉमिक होती, डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए O2 है, क्या है, H2 है, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए O बॉन्ड O बना हुआ है, O2। अब ये चाहें तो किस में जा सकते हैं, X में, चाहे तो किस में जा सकते हैं, Y में, चाहे तो किस में जा सकते हैं, Z में। तो जो इसका जो टोटल एनर्जी है या टोटल काइनेटिक एनर्जी है, उसमें 3 टर्म तो आ ही जाएंगे, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। अब देखिए ये रोटेशन भी कर सकते हैं, किसमें, एक रोटेशन किस में करेगा, ये देखिए y के रिस्पॉन्ड में, एक किस में करेगा, z में। और जब x में करने, देखिए ये इसको ऐसे समझिएगा, ये ऐसे बना हुआ है और ये x एक्सिस है। अब अगर ये x में करने जाएगा, मतलब कैसे घूमेगा, ऐसे, इसी x के अराउंड घूम रहा है। तो ये जो इसका क्या होता है, r, ये r की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, r की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो जिस एक्सिस में ये रखा हुआ है, ये जिस एक्सिस में ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, उस एक्सिस की रोटेशनल एनर्जी आप नहीं लेंगे, अन्य की लेंगे। अन्य के कंपैरिजन में, जैसे अब ये ऐसे घूम रहा है y के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस ठीक है। z के रिस्पेक्ट में ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे, तो डिस्टेंस सही है। x में कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड, तो वो डिस्टेंस क्या है, बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पर कौन से टर्म आएंगे, हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, और एक्स वाले का क्या मान लिया है आपने, 0 मान लिया है। कितने टर्म है, 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F बराबर 5 किसके लिए, डायटॉमिक के लिए। पॉलीएटॉमिक में क्या होता है, पॉलीएटॉमिक सिलेबस में है नहीं, पॉलीएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाती है। पॉलीएटॉमिक F बराबर 6 क्या हो जाएगा, देखिए पॉलीएटॉमिक, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, CH4 हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें एक मॉलिक्यूल और आएगा। जब एक मॉलिक्यूल और आएगा तो जो ये अपने अराउंड स्पिन करने में डिस्टेंस 0 हो जा रही थी, क्योंकि एक ही तरह के मॉलिक्यूल थे, वो अब क्या हो जाएंगे, 0 नहीं होगी, क्योंकि एक यहाँ कहीं पर लगा होगा, अब वो इसको 0 नहीं होने देगा। क्लियर है। तो पॉलीएटॉमिक में 6 हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
अगर आपको इसको डिटेल में और ज़्यादा पढ़ना हो तो आप जो नीट और IIT JEE वाले जो वीडियोज़ हैं आप उसमें इस टॉपिक को देख सकते हैं। वहाँ समय थोड़ा ज़्यादा रहता है तो इसलिए वहाँ थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझा दिया जाता है। आपके में हर टॉपिक के लिए 1 या 2 क्लास मिली हुई हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ती है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाना भी सब है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, समय भी कम है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं इसे? ऊर्जा की समविभाजिता का सिद्धांत। क्या कहता है ये? किसी एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी कि औसत गतिज ऊर्जा प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT होती है। 1/2 kT होती है। मतलब कोई एक आपने मॉलिक्यूल लिया, उसकी जो एनर्जी है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT होगी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर ½ kT। तो मैं कहूँगा अगर काइनेटिक एनर्जी फॉर F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? F/2 kT। किसकी है ये? 1 मॉलिक्यूल की। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके लिए? मोनो एटॉमिक के लिए। किसके लिए? 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी हो जाएगी? मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3/2 kT। K क्या है? K क्या है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक। K बराबर क्या होता है? R/Na, या यहाँ से एक रिलेशन आप याद रखिएगा, R बराबर KNa। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 1 मोल सब्सटेंस में जितने आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैंने किसके लिए लिखी? एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो किसके लिए? 1 मोल के लिए, तो 1 मोल में देखिए क्या हो जाएगा? 3/2 kT। किसकी बात कर रहा हूँ? मोनोटॉमिक की। 3/2, या सीधे सीधे इसको F/2 लिखिए, वो तो जो भी होगा F की वैल्यू हम रख लेंगे। F/2 kT, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Na से। किसके लिए? 1 मोल के लिए। तो देखिए F/2 KNa × T, तो F/2 क्या हो गया? ये RT। ये कब की बात है? जब आप मोल में डील कर रहे हो। जब मॉलिक्यूल में तो KT, जब मोल में तो RT। R क्या होता है आपका? गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसे बोलते हैं, ठीक है ना। R की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर मोल डिग्री केल्विन। क्लियर है? तो R क्या है आपका? गैस कांस्टेंट। तो याद आपको क्या रखना है कि जब मॉलिक्यूल की बात होगी तो K आएगा, जब मोल की बात होगी तो R आएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। अगर मान लीजिए n मोल होते तो यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देते। अगर n मोल होते तो क्या कर देते? n से मल्टीप्लाई कर देते। n से मल्टीप्लाई यहाँ लिख लीजिए, फॉर n मोल K बराबर क्या हो जाएगा? n F/2 RT। अगर n मॉलिक्यूल होते तो क्या हो जाता? n F/2 kT, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका बेसिक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? n F/2 RT या n F/2 kT। मतलब मॉलिक्यूल, n एक बार क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n क्या है एक बार? नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग गैस की जब बात करते हैं तो मोल्स में ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए हम लोग को ये R वाला फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे एक सिंपल सा देख लीजिए, कह रहा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1
मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, F/2 kT। F कितना है, हीलियम कैसी गैस है, मोनोएटॉमिक, तो 3/2। K कितना होता है, 1.38 10⁻⁻23। T कितना है, 300। हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना। दूसरे केस में मान लीजिए क्या कह रहा है आपसे, किसके लिए निकाल दीजिए, 1 मोल के लिए निकाल दीजिए या 2 मोल के लिए निकाल दीजिए। तो आप इसको भी कर सकते हैं, जैसे फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2 एट 300 केल्विन। किसकी बात कर रहा है, मोल्स की। कितने हैं, 2। तो क्या लगाएंगे आप, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, N F/2 RT। H2 क्या है भैया, डायटॉमिक है, तो F कितना हो जाएगा, 5। तो 2 × 5/2 R 8.314 और ये 300, 2 से 2 कट गया, जो भी आंसर आएगा किस में आ जाएगा, जूल में। क्लियर है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, तो यहां से देखिए आपने क्या देखा, मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी क्या है, बराबर। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की। इंटरनल एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं U से। इंटरनल एनर्जी क्या है, U। तो U कितना आया था, N F/2 RT। अगर मैं डेल्टा U निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, N F/2 R डेल्टा T। या अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूं, du बराबर, तो N F/2 R dt। ये सब फॉर्मूले हैं, ये सब आपके काम आने वाले हैं। N F/2 R dt। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा, ये फॉर्मूला। ये तीनों सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के ये अलग अलग फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कब, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। हो सकता है आपको याद हो, थोड़ा सा रिकॉल करा देंगे। लेकिन हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पढ़नी, उससे थोड़ा सा अलग चीज़ पढ़नी है, मिलता जुलता है उसी से। क्या है, देख लेते हैं। एक होती है, देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती है ये, इसको दिखाते हैं आप स्मॉल c से। ठीक है ना। क्या होती है ये, Q/m डेल्टा T। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइए, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या है आपकी, C। सुनिएगा, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए होती है वो क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा। भाई किसी का टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, हीट देना पड़ेगा। तो हीट कितनी चाहिए, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है ना, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जितनी हीट चाहिए वो क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ से हम लोग क्या लिख लेते थे, Q बराबर mc डेल्टा T। ये Q क्या है, हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए। ठीक है ना। अब अगर ये काम किस में हो रहा हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
तो Q बराबर क्या हो जाएगा, एम सी वी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, Q बराबर एम सी पी डेल्टा टी। अब देखिए हम लोग को पढ़ना ये नहीं है, हम लोग को पढ़ना है इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल सी से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल सी से। कि कैपिटल सी क्या है, Q अपॉन एन डेल्टा टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं गैस में, वो ज़्यादातर किसकी बात करते हैं, मोल्स की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ था, सॉलिड में था। ये कॉन्सेप्ट कहाँ था, सॉलिड में। लगेगा ये हर जगह, लेकिन इसका हम लोग यूज करते थे सॉलिड में ज़्यादा। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो अब क्या है, किसी एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये आपकी क्या हो जाएगी, Q बराबर एन सी, कौन सा सी, बड़ा वाला। अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Q बराबर एन कैपिटल सी वी डेल्टा टी, और एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर Q बराबर एन कैपिटल सी पी डेल्टा टी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, और स्पेसिफिक हीट क्या है कि 1 ग्राम का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 1 डिग्री बढ़ाना है। क्लियर है। अब देखिए एक रिलेशन क्या हो सकता है, स्मॉल सी वी किसके लिए है, क्या कह सकते हैं हम, रिलेशन बिटवीन स्मॉल सी एंड कैपिटल सी। स्मॉल सी किसके लिए है, फॉर 1 ग्राम, कैपिटल सी किसके लिए है, फॉर 1 मोल। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि कैपिटल सी बराबर कैपिटल एम इंटू स्मॉल सी, जहाँ ये कैपिटल एम क्या है, मोलर मास। भाई अगर आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आपका 1 ग्राम था, या एक जो जिसकी आप बात करते हो, किस में बदल जाएगा, मोल में, और ये आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल सी। ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेता है। क्लियर है। इसी तरह कैपिटल सी वी क्या हो जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल सी वी, कैपिटल सी पी क्या हो जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल सी पी। एम क्या है आपका, मोलर मास। और एक आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है, क्या है ये, मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन ये क्या कहता है कि कैपिटल सी पी माइनस कैपिटल सी वी इज इक्वल टू आर। आर क्या है, वही आपका गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, ये कैपिटल सी के लिए है, याद रखिएगा। अब अगर यहाँ पर स्मॉल सी के लिए निकालना हो तो कैपिटल सी पी क्या हो जाएगा, देखिए, स्मॉल सी पी स्मॉल सी वी बराबर आर। तो स्मॉल सी पी माइनस स्मॉल सी वी बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे एम। तो यहाँ से आपने ये फॉर्मूला भी निकाल लिया, दिख रहा है नीचे तक, ठीक है, दिख रहा है। तो नॉर्मली हम लोग को ये याद रहता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से घुमा देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, सी पी माइनस सी वी बराबर आर, ये क्या है आपका, मेयर्स रिलेशन। अब देखिए कुछ आपको पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूले नोट करा रहा हूं जिनको आपको याद रखना है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको याद रखना है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए वो भी देख लेते हैं।
चलिए नंबर 1 क्या है आपका, कैपिटल C बराबर Q अपॉन N डेल्टा T, या इसी को लिख सकते हैं Q बराबर N CV डेल्टा T और Q बराबर N CP डेल्टा T। एक होता है CV बराबर, आपका फॉर्मूला है F/2R। CV बराबर क्या है, F/2R। आपने पढ़ा है कि CP माइनस CV बराबर क्या है, R। तो ज़रा यहाँ CV की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए CP बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस F/2R। तो CP का फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस F/2R। ठीक है। एक और रिलेशन होता है क्या, कि CP/CV बराबर गामा। CP/CV क्या है, गामा। अब यहाँ से देख लीजिए, फॉर मोनो एटॉमिक, किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। तो देखिए CP कितना है, CV F/2R, तो कितना हो जाएगा 3/2R। CP कितना हो जाएगा 1 प्लस F/2R, तो 1 प्लस 3/2R। ये कितना हो जाएगा 2 3 5/2R। तो यहाँ से गामा किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए क्या आया, CP/CV यानी कि 5/2R और ये 3/2R। R मर गया, 2 मर गया, तो गामा फॉर मोनो एटॉमिक कितना आ गया 5/3। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 × 3 1.66। ठीक है। इसी तरह फॉर डाया एटॉमिक CV कितना हो जाएगा, मतलब F बराबर इसका क्या होता है 5, ठीक है ना, इसका F बराबर क्या होता है 3, तो 5/2R। CP क्या हो जाएगा 5/2R प्लस R, कितना हो जाएगा ये 7/2R। तो गामा क्या हो जाएगा किसके लिए, डाया के लिए, देखिए कितना हो जाएगा 7/2R और ये 5/2R। तो गामा डाया एटॉमिक कितना आ गया 7/5। इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 5 1 ज़ा 5, डेसिमल लगाया, कितना आया 0, तो 1.4 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए पॉली अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे एक रिलेशन फाइंड करने में मदद मिलेगी। फॉर पॉली एटॉमिक F बराबर 6 होता है, तो CV कितना हो जाएगा 6/2R। CP कितना हो जाएगा 6/2R प्लस R, तो ये मेरे समझ से कितना हो जाएगा 2 LCM आ जाएगा, और ये इधर 6 + 2, तो ये 8/2R। अब देखिए गामा क्या हो जाएगा 8/2R 6/2R, ये मर गया, क्या बचा 8/6। 8/6 का मतलब 4/3, 4/3 का मतलब 3 1 ज़ा 3, कितना बचा 1.33। यहाँ से देखिए एक रिलेशन आपको इम्पॉर्टेंट मिला, क्या रिलेशन मिला, कि गामा फॉर मोनो एटॉमिक इज़ ग्रेटर देन गामा फॉर डाया एटॉमिक इज़ ग्रेटर देन गामा फॉर पॉली एटॉमिक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जैसे जैसे गैस की एटॉमिसिटी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे गामा का मान घटता चला जाता है। मोनो एटॉमिक के लिए गामा सबसे ज़्यादा, डाया एटॉमिक के लिए गामा सबसे मतलब उससे कम, और पॉली एटॉमिक के लिए गामा सबसे कम। क्लियर है बात। और देखिए आपने पढ़ा था डेल्टा U बराबर NF/2R डेल्टा T। अब देखिए F/2R CV है, तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाता है NCV डेल्टा T। इस बात से यहाँ कोई मतलब नहीं है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है कि कांस्टेंट क्या है, डेल्टा U का ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू रहता है, ऑलवेज ट्रू, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं।
ठीक है ना। ये यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वर्क डन। क्या पढ़ना है? वर्क डन। वर्क डन, ये वो वाला वर्क डन नहीं है जो आप लोग ने पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरा वर्क डन है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, तो जो वर्क डन होता है वो होता है P डेल्टा V, जहाँ डेल्टा V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि VF माइनस VI, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना। अगर इफ गैस एक्सपेंड्स, अगर कोई गैस एक्सपेंड कर रही है, दैट इज इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है कि VF जो है वो V इनिशियल से बड़ा होगा, तो डेल्टा V क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव। डेल्टा V पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड क्या है? इफ गैस कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब क्या है? दैट इज इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, यानी कि जो V फाइनल है वो लेस देन होगा V इनिशियल से, तो डेल्टा V क्या आने वाला है? निगेटिव, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल बड़ा है तो ये क्या आ जाएगा? निगेटिव। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्लियर है। अगर प्रेशर कांस्टेंट ना होकर क्या हो जाए? वेरिएबल हो जाए, तो वेरिएबल के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, उसमें भी देख लेंगे अभी। ठीक है, चलिए इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वर्क डन बाई ए गैस व्हेन इट एक्सपेंड्स 0.5 लीटर। फाइंड द वर्क डन बाई गैस when it expands by 0.5 liter at 1 atm प्रेशर। ATM का मतलब ATM मशीन नहीं है, ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P डेल्टा V। P कितना दिया है? 1 atm, और डेल्टा V कितना दिया है? 0.5 लीटर। तो ये कितना आया? 0.5 atm लीटर। अब देखिए ATM लीटर कोई यूनिट तो है नहीं, ATM लीटर कोई वर्क डन की यूनिट तो है नहीं। वर्क डन की यूनिट तो क्या होती है? जूल होती है। तो इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने में क्या होता है कि आप इसमें 101 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? जूल बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ये कहाँ से आया भाई? देखिए 1 atm क्या होता है? 1.01 10 की पावर 5, ठीक है ना, क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 लीटर क्या होता है? 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है ना। इसको किस में बदलना है आपको?
मीटर क्यूब में बदलना है। तो देखिए क्या हो जाएगा तो यहाँ से देखिए तो 1 ATM लीटर जब आप करेंगे तो 1.01 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3, तो ये 1.01 10 की पावर कितना बचेगा 2, यानी कि 101। तो वही चीज़ की हुई है। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है कि 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101 जूल अप्रॉक्सीमेटली। नहीं तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 03 भी आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है ठीक है। अब हमें देखना है वर्क डन बाई वेरिएबल प्रेशर। जब प्रेशर क्या हो आपका, देखिए यहाँ पर वर्क डन कौन कर रहा है, प्रेशर है कर रहा है। जैसे वहाँ पर फोर्स करता था तो डिस्प्लेसमेंट आता था, यहाँ प्रेशर कर रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है। अब जब प्रेशर कैसा हो आपका, वेरिएबल हो, तो क्या होगा देखते हैं वो भी। वर्क डन बाई वेरिएबल प्रेशर। ठीक है, तो चलिए एक मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये है वॉल्यूम और ये है प्रेशर। मान लीजिए ग्राफ ऐसे गया, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसको यहाँ से जोड़ भी देता हूँ। अब देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड। तो इस कर्व का जो भी एरिया होगा, एरिया इनक्लोज्ड बाई पीवी कर्व, ये क्या है इसका एरिया। तो वर्क डन क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बाई पीवी कर्व, या वर्क डन हम लोग लिखते हैं P dV V1 से V2। ये कब की बात है, जब P वेरिएबल हो। अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है तो एरिया निकाल लीजिए, अगर इक्वेशन फॉर्म में दिया है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन क्या है आपका, V1 से V2, लिमिट है इंटीग्रल P dV या एरिया इनक्लोज्ड अंडर PV कर्व या PV ग्राफ। क्लियर है ना। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इसमें, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। गैस एक्सपेंड करती है तो वर्क डन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं इसका, ग्राफ वाला ही। P किस में है, ATM में है। V किस में है, लीटर में। ठीक है। ये आपका ऐसे ग्राफ गया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं कुछ। ये है आपका A और ये है आपका B। ये दिया है आपको 2 और ये दिया है 4, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 0 और ये क्या हो गया, ये इसको भी कुछ मान लीजिए 2 3 4 कुछ मान लीजिए 2 मान लीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन इन गोइंग A टू B। A से B जाने में कितना वर्क डन होगा। तो आप जानते हैं कि वर्क डन क्या है, जो AB ने क्या इनक्लोज्ड किया है, एरिया इनक्लोज्ड किया है। चलिए ये AB इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम तो O है ही, इसका नाम दे दीजिए C। तो W क्या हो जाएगा, एरिया इनक्लोज्ड बाई, ये एक ट्रपीजियम है ABCO, ट्रपीजियम ABCO। अगर ट्रपीजियम का एरिया निकालना ना आता हो तो इसको यहाँ से ब्रेक कर लेना। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, और नीचे वाला एक रेक्टेंगल। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कुछ मान लीजिए M मान लीजिए, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, या और
W बराबर एरिया किसका, ट्रायंगल का ABM प्लस एरिया किसका, AMCO। किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर में कोई चीज़ नहीं आएगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो देखिए W क्या आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड ये है पैरेलल 4, एक साइड ये है पैरेलल 2, तो 4 + 2, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है, 0 से 2 यानी कि 2, 2 से 2 मर गया, कितना आ गया 6 ATM लीटर, यानी कि 6 × 101 जूल, यानी कि 606 जूल। यहाँ से निकालोगे तब भी यही आएगा। क्या होता है, 1/2 आधार, आधार कितना है 2, ऊंचाई कितनी है 2, ठीक है, प्लस ये क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 2, चौड़ाई कितनी है 2, तो 2 × 2, देखिए 2 से 2 मर गया 2, और 2 × 2 4, तो 6 ATM लीटर, यानी कि 606 जूल। अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट लगाइए, नहीं तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में चेंज करके आप उसको कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। आपसे कह रहा है फाइंड WAB, WBC, WCA, WABCA, ये चारों चीज़ें आपको निकालनी है। WAB मतलब A से B जाने में वर्क डन, B से C जाने में वर्क डन, C से A जाने में वर्क डन, कितना करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद A से B जाने में, B से C, C से A से मतलब वापस अपने जगह पर आने पर कितना करना पड़ेगा, मतलब पूरा साइकिल घूमने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए WAB P डेल्टा B, P की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, क्यों 0 आएगा ये, क्योंकि देखिए डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम भी 1 है और फाइनल वॉल्यूम भी 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 0, सिंस डेल्टा V क्या है 0। तो अगर V चेंज नहीं हो रहा है, अरे यार ये बताओ जो वर्क डन हो रहा था वो किस लिए हो रहा था, वॉल्यूम चेंज करने के लिए ही तो हो रहा था कि या तो एक्सपेंड कर दें या तो कंप्रेस कर दें। अब वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, ना तो एक्सपेंड हुआ ना तो कंप्रेस हुआ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। सेकेंड WBC,
अब देखिए WBC में फिर वही कहानी है, ये पूरा क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ये क्या है, पूरा एक ट्रेपीजियम है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए, नहीं ट्रेपीजियम क्या है, BC, इसका कुछ नाम दे दीजिए, DE, तो BC DE क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये 4 और ये 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो कितना हो जाएगा, 1 3 3 माइनस 1 2, कितना हो गया, 2 से 2 मर गया 6, WBC 6 ATM लीटर। चलिए WCA क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज आपको याद रखनी है, क्या, जो ग्राफ वाला फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको केवल वर्क का मैग्नीट्यूड बताता है, साइन नहीं बताता। साइन देखने के लिए आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि गैस कंप्रेस हो रही है या गैस एक्सपेंड हो रही है। अगर एक्सपेंड हो रही है तो पॉजिटिव, कंप्रेस हो रही है तो निगेटिव। जैसे B से C आए, जैसे A से B में तो जीरो था, कोई मतलब नहीं, B से C आए, ये मत देखिए ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं। B पर वॉल्यूम 1 था, C पर वॉल्यूम 3 हो गया, वॉल्यूम बढ़ा, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव। C से A गए, C से A क्या है आपका, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, CDEA, WCA। अब देखिए C से A जा रहे हैं, 3 से 1 वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन निगेटिव आएगा। एरिया इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये कितनी है, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2, WCA बराबर -4 ATM लीटर। अब देखिए नंबर 4 में क्या है, WABCA, यानी कि WAB प्लस WBC प्लस WCA, जीरो ना कर देना भैया, जीरो नहीं होगा। ये कितना है 0, ये कितना है +6, ये कितना है -4, तो +2 ATM लीटर, यानी कि 2 गुणे 101 जूल, यानी कि 202 प्लस का क्या आया, जूल वर्क डन, किसमें, पूरे साइकिल में, ठीक है ना। 202 जूल या 2 ATM लीटर का वर्क डन हुआ इस पूरे प्रोसेस में। क्लियर है, इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, 202 जूल का। ATM में लिखना है तो 2 ATM लीटर। क्लियर है बात। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर मैं और ले लूं, WABCDA मतलब पूरे लूप का आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। अब एक चीज याद रखिएगा, क्या, फॉर साइक्लिक प्रोसेस W इज पॉजिटिव इफ वी मूव क्लॉकवाइज, W इज नेगेटिव इफ वी मूव एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव आएगा, जैसे पिछली बार देखिए ABC ऐसे घूम रहे थे तो +2 आया था,
इस बार ए बी सी डी कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो डब्लू ए बी सी डी ए हो क्या जाएगा, डब्लू ए बी प्लस डब्लू बी सी प्लस डब्लू सी डी प्लस डब्लू डी ए। देखिए डब्लू ए बी जीरो वॉच क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो, इसी तरह डब्लू सी डी भी जीरो क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो। बचा क्या, डब्लू बी सी, बी से सी क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बी से सी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो देखिए क्या हो गया, इसको आपका क्या बचा, ये डब्लू बी सी बचा प्लस डब्लू डी ए बचा। तो डब्लू बी सी देख लीजिए जरा, रेक्टेंगल है ये, देखिए कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी है 2, चौड़ाई कितनी है 1, प्लस डब्लू डी ए, डी से ए वॉल्यूम क्या हो रहा है 4 से 2 घट रहा है, यानी कि क्या लेना है माइनस, कितना हो जाएगा ये, ऊंचाई देखिए डी ए, ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई कितनी है 3 की 4, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका आप आंसर निकाल सकते हैं 3 गुणे 2, लंबाई कितनी है 3 गुणे 2, तो ये माइनस का 3 गुणे 2, तो प्लस 2 माइनस का 6, तो माइनस का 4 ATM लीटर, यानी कि माइनस का 404 जूल। तो निगेटिव आ गया, क्यों निगेटिव आ गया, क्योंकि कैसे चले हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हों तो 2 प्लस के देगा, 2 किसके देगा, माइनस के देगा, तो उससे देखकर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि पॉजिटिव वाले लेने हैं कि निगेटिव वाले, ठीक है ना। क्लॉकवाइज चलेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव आएगा। ग्राफ वाले क्वेश्चंस में आपको केवल मैग्नीट्यूड पता होता है, प्लस माइनस देखने के लिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि गैस कंप्रेस हो रही है यानी कि वॉल्यूम घट रहा है, या गैस एक्सपैंड हो रही है यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर आप ये देख ले जाएंगे तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आपसे मिलेंगे अब कल।